अदनान खान नैयद साहब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। 2013 में मेरी पीएचडी हुई थी। क्योंकि आपने पीएचडी वहाँ से किया तो आपको जॉब भी ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे आसानी से मिल जी सकती थी। जॉब बल्कि मेरी वहाँ पे जॉब चल रही थी। क्या वजह बनी आपकी वापस पाकिस्तान आना और फ्रांस की निस्बत आपने पाकिस्तान को प्रेफर किया? होता ये है कि आप पीएचडी कर लेते हैं और आपसे मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांग के और उनको वेरीफाई करवाया जा रहा होता है। उसकी पीएचडी कैसे हो गई अगर मैट्रिक ही ठीक नहीं है, एफएससी ठीक नहीं है, बीएस ठीक नहीं है। फ्रांस में हमने जॉब के लिए अप्लाई किया तो हमसे लास्ट डिग्री मांगी जाती। कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि आप जा रहे हैं ग्रेड 17 के ऑफिसर से और स्टैंप लगवा रहे हैं और साइन करवा रहे हैं कि जी ये मेरे तस्दीक करके दे दें। सिस्टम नहीं है। अब पाकिस्तान के हालात और वहाँ के हालात देखें ना तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वही चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी खुली डुली वहाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उसको बेहयाई का नाम देते हैं। बहुत कुछ ऐसा है कि जो बिल्कुल वो खुल के सामने आ जाता है। तो अब जब ये सोशल मीडिया आम हुआ है तो वहाँ की आवाम को वो सच पता चले हैं। जब उन्हें ये चीज़ पता चल गई है कि हमारे टैक्स के पैसों से हमारे ऊपर लगाने की बजाय इसराइल को असला दिया जा रहा है, तो ये जो एहतजाज है ये आवाम की तरफ से एक जागने का है। बिल्कुल इम्पैक्ट होगा और बहुत ज़्यादा होगा। अब वैसे रुझान बहुत कम है लड़कों का, एमफिल तक बल्कि बीएस ऑनर्स तक है। एमफिल में हमारे पास जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की रेशो में देखता हूँ तो वहाँ पे लड़कों की तादाद इंतहाई कम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मरूफ शख्सियत जनाब अदनान खान न्याई साहब। अदनान खान न्याई साहब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हाल ही में पीएचडी करके आए हैं फ्रांस से। हम आज इनके ज़िंदगी के हवाले से और उनके तजुर्बात के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ज़बरदस्त। आप सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए बहुत वक्त निकाला। तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया और ये मेरे लिए एक पहला मौका है कि इस तरह से एक लाइव मतलब जो किसी पॉडकास्ट में किसी चैनल पे इंटरव्यू वगैरह दे रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा था कि सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा दें ताकि फिर गुफ्तगू में थोड़ी सी आसानी रहती है। जी एक तो अभी आपने तारफ़ करवाते हुए थोड़ा सा ये कहा कि मैं रिसेंटली पीएचडी करके आया हूँ। तो रिसेंटली तो नहीं है क्योंकि 2013 में मेरी पीएचडी हुई थी। ठीक, तो वक्त ऐसे गुजरा, 11 साल हो गए। पीएचडी मेरी जो बीएस है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से है। उसके बाद फिर एचईसी का स्कॉलरशिप हमें मिल गया और उस बेस पे हम लोग फ्रांस चले गए। एमफिल और पीएचडी फ्रांस से की, स्ट्रासबर्ग से। और फिर वहाँ पे कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा पोस्टडॉक की और यहाँ पे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते रहे। जैसे ही जॉब हुई यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ही जॉब हो गई तो 16 में फिर मैं वापस आ गया था यहाँ पे। उस वक्त से लेकर अब तक जो है ना वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ही। डॉक्टर साहब, ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हमारे बाहर जाते हैं किसी भी कंट्रीज़ में, फ़्रांस में या अमेरिका में, पीएचडी के बाद वो प्रेफर नहीं करते पाकिस्तान वापस आना। तो इसमें क्या वजह बनी आपकी वापस पाकिस्तान आना और फ़्रांस की निस्बत आपने पाकिस्तान को प्रेफर किया? क्योंकि आपने पीएचडी वहाँ से किया तो आपको जॉब भी ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे आसानी से मिल सकती जी थी। बिल्कुल, वहाँ पे जॉब बल्कि मेरी वहाँ पे जॉब चल रही थी जब मैं यहाँ पे आया। तो देखें, हमारी एक मट्टी है जिसने हमें इतना कुछ लगा के और पाल पोस के बड़ा किया है और हमारी इस काबिल बनाया है कि हम वहाँ जा सकें। जब ये चीज़ होती है ना तो फिर हमें अगर वहाँ पे एमफिल और पीएचडी का मिला था तो यहीं का स्कॉलरशिप था और इसी मुल्क के पैसों से ही हमने की थी। जब हम ये चीज़ करते हैं और उस वक्त अगर हम सेल्फिश बन जाएं कि हमने तो वहाँ रहना है और हमने वहीं पे करना है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो यहाँ के स्टूडेंट्स को हमारा फ़ायदा होने वाला होता है ना, वो नहीं हो पाता, उस तरह से नहीं हो पाता। तो एक हमें फ़ैसला लेना पड़ता है कि हम यहाँ आएँ और जो कुछ हमने सीखा है वो यहाँ के स्टूडेंट्स को सिखाएं। ये एक ओब्लिगेशन भी होता है ना मेरे ख्याल, एचईसी के स्कॉलरशिप पे जो जाते हैं बाहर एचईसी का एप्लीकेशन है कि आपने वापस आना है जी, लेकिन एचईसी का ऑब्लिगेशन है कि आपने यहाँ पे आके 5 साल सर्व करना है। अब सर्व तब होगा जब जॉब मिलेगी और जॉब इस तरह से सिस्टम नहीं है कि होना तो ये चाहिए कि आप जैसे पीएचडी हो जाए आपको बताएं हाँ जी ठीक है जी आप किस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, आपकी ये जॉब है, 5 साल की आपको जॉब मिले और आप सर्व करें। एचईसी की जो पॉलिसी है ना वो ये है कि आपको 1 साल का आईपीएफ भी मिलता है, आप उसमें 1 साल के लिए जो है ना वो जॉब मिल जाती है। आगे आपने खुद से ट्राई करना है वो आपको मिले या ना मिले। तो बहुत सारे लोगों के ना आने की एक वजह ये भी होती है कि वो आते हैं, 1 साल का जॉब मिलती है आईपीएफ की, उसके बाद वो ट्राई करते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती।
तो वो, या फिर IPFP में भी 1 साल अगर वो आ जाएं, क्योंकि बाहर आप जब तक हैं तो आपको मिलता रहेगा, जब आप बाहर से एक दफ़ा आ गए ना वापस, तो फिर वहाँ वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर वो लोगों की यही प्रेफरेंस होती है कि बस यहाँ पे हैं तो सेटल हो जाए। अच्छा, 2013 की आप बात कर रहे हैं कि आप इधर जब वापस आए? 16 में वापस आए, तो उस वक्त तो पाकिस्तान के हालात आज की निस्बत बहुत बेहतर होंगे। बिल्कुल। तो अगर आज आपको मौका मिले बाहर जाने का 2024 में, तो क्या आप पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे, फ्रांस को प्रेफर करेंगे, या यूरोप, कनाडा, कहीं भी आपको जॉब अगर मिलती है तो? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एक टफ क्वेश्चन है। तो इसमें ये होता है कि आपने सिर्फ इस पे नहीं कर लेना, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि आप जज्बाती फ़ैसला करें और आग में कूद जाएं, ऐसा नहीं है। आपने लाजमी सी बात है कि सर्व भी करना है, लेकिन सर्व के लिए जॉब ज़रूरी है। और जॉब के लिए जब मैं उस वक्त भी वापस आया था तो मैं अप्लाई करता रहा हर जगह, मुख्तलिफ पाकिस्तान के चक्कर लगाए और ये विज़िट्स की। तो उस वक्त भी मैं पाकिस्तान आया, उससे पहले भी मैंने अप्लाई भी किया हुआ था, इंटरव्यू भी दिए हुए थे। और जब मेरी जॉब हो गई तो उसके बाद फिर मैंने मुस्तकिल यहाँ पे सेटल होने का, आज भी अगर हो तो मैं यही करूँगा कि मैं कोशिश यहाँ पे लगातार करता रहूँगा। और वो जो कोशिश है ना, वो बहुत महंगी कोशिश होती है। महंगी कोशिश इस तरह से कि आपका लाखों रुपया लगता है। ये एक बड़ा अलमिया है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं आपको फ़ीस देनी पड़ती है अप्लाई करने की। एक पहले फ़ीस है, किसी की 5,000 है, किसी की 3,000 है, किसी की 2,000 है, आप वो देते हैं। और मैंने जो किया है तो मेरा तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई करने के लिए। ये उसके बाद फिर आपको हर दफ़ा डॉक्यूमेंट्स का पूरा एक कापी नहीं, पलंदा तैयार करना पड़ता है। हाँ जी, पलंदा पूरा तैयार करना पड़ता है, वो आप देते हैं। और एक बंदा अगर बेरोज़गार है, उसके पास पैसे ही नहीं है, उसके पास जॉब ही नहीं है, वो ये लाखों रुपए कहाँ से लगाए? ये चीज़ जो है ना वो इसमें होनी चाहिए कि शुरू में आप, जैसे आपका ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, आप एक ऑनलाइन नेटवर्क बनाएं, ऑनलाइन सिस्टम बनाएं, उसमें अप्लाई कर लें, इनिशियल स्क्रीनिंग करें। जो आपके उस स्क्रीनिंग में आ रहे हैं लोग, उनसे आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स की अगर ज़रूरत है तो वो आप मंगवा लें। फिर ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक से लेकर FSC तक, तो आजकल तो सिस्टम ये चल रहा है कि आप एक दूसरे के साथ लिंक कर दें। मैट्रिक आपने किया, आपने उसको FSC के साथ लिंक कर दें, मैट्रिक वेरीफाई हो जाए तो FSC आपकी हो। अब होता ये है कि आप PhD कर लेते हैं और आपसे मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांग के और उनको वेरीफाई करवाया जा रहा होता, तो उसकी PhD कैसे हो गई अगर मैट्रिक ही ठीक नहीं है, FSC ठीक नहीं है, BS ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो जब आखिरी डिग्री हो जाए ना, फ्रांस में हमने जॉब के लिए अप्लाई किया तो हमसे लास्ट डिग्री मांगी जाती, और वहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि आप जा रहे हैं ग्रेड 17 के ऑफिसर से और स्टैंप लगवा रहे हैं और साइन करवा रहे हैं कि जी ये मेरे तस्दीक करके दे दें। सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको आखिरी डिग्री पे भरोसा है कि जिन्होंने ये एडमिशन दिया है उन्होंने पिछली डिग्री वेरीफाई कर ली है, तो पिछली जब वेरीफाई हो गई तो फिर पिछले को अब छोड़ दें, अब आप अगले पे आ जाएँ, उस बेस के ऊपर करें। तो ये वाली चीज़। डॉक्टर साहब, उस दौर की PhD 2012-13 की और आज की जो PhD है 2022 की से 2023-24 की PhD, इसमें आप क्या फ़र्क देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान की आप अगर बात करते हैं ना, तो हम मुशर्रफ दौर को ना एक कट लाइन जो है ना बता सकते हैं। उससे पहले PhD का रवाज ही नहीं था एक किस्म। आप अगर देखें तो शायद उस वक़्त तक 50 साल के करीब बनते थे, तो 50 सालों में जितने PhDs हुए, अब अगर हम आज 2024 की बात करें तो शायद 1 साल में उससे ज़्यादा हो रहे हैं। आप डाटा निकाल के देखें। अच्छा, इतना बड़ा फ़र्क है? इतना बड़ा फ़र्क है। अब लेकिन इतने बड़े फ़र्क से 2-3 मसाइल आए हैं। एक तो ये है कि उस टाइम पे PhD आपको कहीं कहीं नज़र आता था, कोई एक बंदा कि जी इसने PhD की हुई। तो अब तो ये है, जैसे वो कहते हैं ना, एट पुट्ठो तलो डॉक्टर निकल रहा है। तो PhD तो इतनी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो जो कैलिबर होना चाहिए था PhD वाला एक बंदा, वो चीज़ आपको नहीं मिलती उस हिसाब से। तो वो मेयार, चाहे वो PhD साइंसेस में है, वो सोशल साइंसेस में है, तो वो एक चीज़ ऐसे नॉर्मल रूटीन सी हो गई है, जैसे वो पहले सुनते थे ना कि इसने MA किया हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है कि इसी तरह ही लगता है कि जैसे MA है और उसने PhD, उसको एक रूटीन मैटर से बना लिया गया। वो जो चीज़ थी उसके ऊपर एफर्ट, नॉलेज और रिसर्च बेस, तो वो चीज़ उस तरह से नहीं है। PhD रिसर्च के बगैर नहीं होती, और रिसर्च का वो जो मेयार होना चाहिए वो नहीं है, वो अब नहीं है। डॉक्टर साहब, जो आज इस दौर में या आज जो PhD जिन स्टूडेंट्स की मुकम्मल हो रही है,
उनको आप क्या मशवरा देंगे? क्या पाकिस्तान में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं या उनको भी फ़ौरन चला जाना चाहिए? देखें, कोई भी फील्ड है ना, और आपकी जॉब किसी भी लिहाज से है, तो अब इसमें ये होता है कि हमारे पास जॉब्स की, हमारे पास क्या पूरी दुनिया में जॉब की कमी। तो याद रखें कि किसी भी फील्ड में आप हैं ना, तो जो टॉप वाले होंगे ना 20% 30%, उनको जॉब हासिल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन जो भी नीचे वाले होंगे उनके लिए मुश्किलात होंगी, वो दुनिया में कहीं पे भी होंगे। ये हम सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते, हर जगह पे ही डिमांड एंड सप्लाई का है। मेरी को फर्म है, मैं चाहूँगा तो मैं जो सबसे अच्छा होगा उसको रखूँगा, दूसरा रह जाएगा। आपकी फर्म होगी, आप कोई जो अच्छे वाला होगा उसको रखेंगे, दूसरे को आप निकाल देंगे। तो यही जो चीज़ है ना, आप अगर सिर्फ पीएचडी को एक रूटीन मैटर के तौर पे चला रहे हैं, आपकी डिग्री हो गई है, जैसे वो कहते हैं मरमरा के आपने डिग्री कर ली है किसी भी लिहाज से, तो अब उस हिसाब से जॉब तो नहीं मिलने वाली। आपको जॉब क्यों मिले? आप दूसरों से कोई डिफरेंट हैं, कोई ऐसी स्किल, कोई चीज़, डिग्री तो सबके पास है, एक कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ के टुकड़े को देख के तो आपको जॉब नहीं देनी, चाहे वो सरकारी इदारा हो गैर सरकारी इदारा। तो दोनों सूरतों में आपकी कोई ना कोई स्किल, कोई चीज़ जो है ना वो होगी। फिर इसमें जो दूसरी चीज़ आती है हमारे पास कि जी बाहर जाएं या यहाँ करें। देखें, अगर आपका कोई बाउंड नहीं है आप यहाँ पे रहने में, और आपको लगता है कि आप बाहर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कमा सकते हैं, तो यहाँ जो मिलती है अपॉर्चुनिटी, तो कौन रहता है? कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो जो है ना वो नहीं रहते, ठीक है, वो हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आपको यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको लें, और अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिल रही है तो बजाय इसके कि आप 1 साल या 2 साल या 4 साल धक्के खाते रहें, उससे बेहतर है आपको जो ऑप्शन मिल रही है आप उसको ले लें, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप दोबारा से ट्राई करते रहें। आप चले गए कनाडा, आपका नेशनैलिटी भी मिल गई है, उसके बाद आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप दोबारा से यहाँ पे देखें, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अच्छी, आप वापस आ जाएं। ये तो है नहीं कि जी एक तरफ गए तो पीछे दरवाज़ा ही बंद हो गया, पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं ये हम तो चले गए, हम देना ही नहीं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। पाकिस्तानीज़ या कोई भी मतलब के लोग जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो बहुत सारे उनको जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनको उनका जो डिफरेंस है उनको फेस करना पड़ता है। हाँ जी। तो मैं, आप भी इतना अर्सा यूरोप रह के आए, तो मैं आपसे इस हवाले से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि उस माशरे की इक़्तिदार के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी माशरे के से उनसे क्या फ़र्क है उनमें और पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो आपको ज़्यादा महसूस हुआ आपने? देखें, अब तो अगर हम देखें ना, सच्ची बात कहूँ, क्योंकि अभी हमारा आना जाना तो लगा रहता है, अगर हम अब पाकिस्तान के हालात और वहाँ के हालात देखें ना तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। यानी अच्छा। इतना बड़ा फ़र्क आपको, अब वही चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी खुली डुली वहाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसको बेहयाई का नाम देते हैं, तो वो जो बेहयाई है, अब आप यहाँ पे पाकिस्तान के किसी पार्क में जो थोड़ा सा पोश इलाके हैं उसमें भी चले जाएँ तो वो जो यूरोप का माहौल है ना वो आपको यहाँ पे भी नज़र आता है। ये तो डॉक्टर साहब बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान भी फिर तरक्की कर रहा है। बस वो उस हिसाब की तरक्की जो है ना वो अगर आप देखते हैं या कहते हैं तो वो एक चीज़ जो है ना वो है, ठीक है। तो एक वाक़या है, मैं उसमें छोटा सा सुना देता हूँ। हमारे क्लास वालों थे वहाँ पे, जब स्ट्रासबर्ग में हम लोग पीएचडी कर रहे थे, पाकिस्तानी हम लोग काफ़ी ज़्यादा थे। तो एक दफ़ा आई थिंक न्यू ईयर नाइट का जो है ना वो था इवेंट, मतलब रात थी और सर्दियाँ थी, हम लोग ऐसे ही वॉक पे ही निकले। तो स्ट्रासबर्ग का ना एक दरमियान से वो क्या कहते हैं रिवर सा गुजरता है शहर के, गालिया जगह, उसके करीब से ना गुज़रे तो नीचे कुछ नौजवान जो है ना वो जो फ्रेंच नौजवान थे, वो ज़रा जिसको अब कहते हैं रंग रलियाँ मना रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने वो अपनी हला गुल्ला पार्टी की हुई थी। तो हमारा एक क्लास वाला था असगर, तो उसने वो उधर से देख के कहा कि इन्होंने इतने वखरा ही यूरोप बनाया है। यूरोप में आया था ना। तो अब यहाँ पे कई दफ़ा होता है कि हमें जाना पड़ता है, मतलब किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे वो वाला फ़िक्रा बड़ा फिट आता है कि इन्होंने तो वखरा यूरोप बनाया है। हकीकत है कि अब जो हालात हैं ना वो उस तरह से नहीं रहे। तो अगर कोई जाता है तो उसको इतना कल्चरल शॉक नहीं लगना कि जी जिसको हम कहें कि जी बहुत बड़ा कोई डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ये है ना कि माशी तौर पे तो हमारा मुल्क बहुत पीछे है, मतलब फ्रांस है या यूरोप से,
तो वो एक जो स्ट्रगल जो होती है, फाइनेंशियली स्ट्रगल होती है, उसका क्या सीन है उधर के नौजवानों में, और इधर जिस तरह बेरोज़गारी फैली हुई है और नौजवान जॉब्स के वाले से परेशान है, इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है ज़हनी सतह पे आपकी? जॉब का देखें, यहाँ पे जिस हिसाब से माशी तरक्की ज़्यादा होती है उनके जॉब्स ज़्यादा होती हैं, तो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमारा नौजवान ये सोचता है कि इधर से बस वो यूरोप में किसी तरीके से एंटर हो गए तो जॉब उनकी मुंतज़िर है, और वो ऐसा नहीं है। वो लोग भी जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा। उनको होता है यूरोपियन यूनियन जैसे है तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क उनका जाना और चीज़ें, आप देखेंगे एक बंदे को एक मुल्क में मिल रही है, वो अपना सब कुछ छोड़ के दूसरे मुल्क जा रहा है, उधर उसको हो रही है, उधर जॉब ख़त्म हो रही है, यानी ये वाली सिचुएशन हर जगह है। तो अब ये है कि जहाँ यहाँ वाले जो नौजवान हैं ना, उनको भी वहाँ अगर जॉब कोई करनी है, कोई कारोबार करना है, तो अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे चीज़ें महफूज नहीं हैं। सबसे जो बड़ा फ़र्क आता है ना, यहाँ पे आपका सरमाया महफूज नहीं, आपकी जान माल इज़्ज़त उस तरह से महफूज, रियासत अपना किरदार उस तरह अदा नहीं कर रही, उस तरह नहीं कर रही, बल्कि बाज़ दफ़ा हम देखें तो हमें हुकूमत कहीं नज़र ही नहीं आती। बिल्कुल। ये है वो बुनियादी फ़र्क। वरना जितनी आबादी ज़्यादा होती है ना, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ ज़्यादा हैं, नौजवान यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। एक दफ़ा किसी के साथ चोरी का, डकैती का वाक़या होता है और उसके बाद फिर वो बिल्कुल ही बददिल हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे जानने वालों में हैं जो वहाँ से यहाँ आए और उन्होंने अपनी सेटअप चीज़ें की, या कोई चोरी का वाक़या हुआ, डकैती का हुआ, धोखे का हुआ, लूटने का हुआ, और अपने रिश्तेदारों की तरफ से, गैरों की तरफ से, कुलीग्स की तरफ से, उसके बाद वो बेचारे जो है ना, वो लुट-पुट के वापस चले गए। तो हमारा जो बड़ा मसला है ना, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, हमारा बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर है। हुकूमत का अपने आप को हुकूमत के तौर पे मनवाना है, अपने आप को दिखाना है, जो उसकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करनी। तो डॉक्टर साहब, टॉलरेंस या बर्दाश्त हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कम हमें फ़ील होता है ये, और यूरोपियन माशरे में इसका क्या मतलब? वो उसका सारी दुनिया से लोग वहाँ से जाते हैं, लेकिन फिर उसी माशरे में हम देखते हैं कि वो रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा है, उसकी भी न्यूज़ आती है। तो इस हवाले से कुछ आप इरशाद फरमाएं। देखें, इसकी मैं एक अपनी ही लाइफ से छोटी सी एग्जांपल देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम, और ये रियल वाक़या है जो मेरा अपना है। 2016 में जब मैं यहाँ पे आ गया इस यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद मेरा 16 के एंड पे ना फ्रांस जाना हुआ। परपियों एक शहर है स्पेन के बॉर्डर पे फ्रांस का, वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी दे परपियों वाया दिमिसिया। उसमें इंस्टीट्यूट था जिसमें मेरे अलावा कोई भी मुस्लिम नहीं था। अच्छा। मतलब हंड्रेड्स में उनके हैं स्टूडेंट्स। और वहाँ पे एक रवायत थी कि दिसंबर में जाके ना, तो सारी जो लैब्स होती थी उनकी क्लीनिंग करनी होती थी, और उसके साथ एक बड़ा खाना अरेंज करना होता था सब के लिए। मतलब सुबह से हम शुरू होते थे 8-9 बजे, और 12 बजे तक सारी अपने अपनी लैब्स की सफाइयाँ, पूरे साल की ना, सारी हर चीज़ क्लीन हो जाए, कोई चीज़ फेंकने वाली है उसको फेंक दें। और 12 बजे के करीब जो है ना, वो खाना फिर अरेंज किया जाता था सबके लिए। अच्छा, अब जब मैं गया ना, तो उन्होंने वो खाना वगैरह चीज़ें अरेंज ऑलरेडी कर रखी थी। एक रेस्टोरेंट के साथ उनका मुआहदा था जिसने उनको खाना सप्लाई करना था, बूफे टाइप होता है। तो मैं जब वहाँ गया तो उनको पता चला, उन्होंने मुझे पूछा कि जी आपने फ़लाँ डेट तक रहना है इधर? तो मैंने कहा हाँ जी। वो 2 या 3 दिन रहते थे। मैंने उन्हें बताया कि जी मैं इधर ही हूँ। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि खाना अरेंज जो किया हुआ था ना, एक्चुअली वो एक ऐसे रेस्टोरेंट से था जो फ्रेंच था, और वो हलाल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अब चाहते तो ये भी कर सकते थे कि मेरे लिए थोड़ा सा किसी जगह से हलाल मंगवा लेते। उन्होंने उस रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट की कि इस तरह से जो है ना हमें हलाल खाना चाहिए, और आप जो है ना वो हमें इसको कैंसिल करने की इजाज़त दे दें, तो हम जो है ना वो फ़लाँ से मुआहदा कर लेते हैं, हलाल मंगवा लेते हैं, अल्जेरियन या नाइजेरियन कोई एक रेस्टोरेंट। ठीक है, अब ये उनके नाम से वो इनकार करते तो उन्होंने नहीं चेंज करना था। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका एक जेन्युइन मसला है, आप इसको चेंज कर लें। तो उन्होंने उसके साथ, मतलब उसकी इजाज़त से ही उसको कैंसिल करके दूसरे पे वो शिफ्ट हुए, और वहाँ से सारा खाना हलाल मंगवाया। अच्छा। तो जब मैं गया तो अब मेरे माइंड में यही था, ठीक है, पहले तो वो हलाल मंगवाते थे, मतलब वो हलाल रेस्टोरेंट के साथ ही होता था मुआहदा जब मैं वहाँ रहा था।
जब मैं वो गया तो अब मैं ना थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, तो मुझे उन्होंने बताया बकायदा कि ये देखें ये बिल है हमारा, हमने फ़लाँ रेस्टोरेंट से मंगवाया है जहाँ से आप खाते हैं। वो छोटा सा शहर है, उसमें हम सारी दुकानों को पता, तो आपको पता है ये सारा हलाल है, आप कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा। तो मैं एक दफ़ा मतलब जैसे शौक में आता है ना बंदा कि अच्छा चलो मेरे लिए मंगवा लेते, सारा वहाँ से मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। तो उनसे मैंने ये उन्होंने कहा कि पहले तो आप हमारे इधर ही थे, एज ए एम्प्लॉय थे, अब एक किस्म का एम्प्लॉय तो नहीं है, अब आप गेस्ट हैं। और ये हमें अच्छा नहीं लगता कि गेस्ट के लिए हम एक कोई छोटी सी चीज़ मंगवा लें और हम दूसरे खा रहे हैं तो उसके माइंड में कहीं ये ना आ जाए कि खुद तो अच्छी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, और मुझे सब्ज़ी जो है ना वो पकड़ा दी और खुद गोश्त खा रहे हैं और वो चीज़ें जो है ना वो मंगवा तो जो हम खाएंगे आपके लिए भी हमने सारा वही ऑर्डर कर दिया। अब इसको मैं रेसिज्म के साथ क्या, अब देखें मैं जो है ना वो यहाँ पे कोई भी अफ्रीका से एक बंदा आता है, हम यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, काला, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, ठीक है, और वो नॉन मुस्लिम है, हमारे उसमें नहीं है, क्या उसके लिए हम इतना कुछ करेंगे? किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। मैं भी हूँ तो शायद नहीं करूँ यहाँ पे ना, किसी दूसरे के हिसाब से अगर देखा जाए, मज़हब को फ़िलहाल मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा, मज़हब को आप छोड़ दें, कोई भी दूसरा है तो हम इस तरह से इतना कुछ उसके लिए नहीं करेंगे, इतनी हमारे अंदर वो चीज़ नहीं। अब रेसिज्म हर जगह ही होता है, लेकिन रेसिज्म सिर्फ वहाँ नहीं है, रेसिज्म यहाँ पे भी है। और रेसिज्म हम तो यही समझते हैं कि उनमें रेसिज्म है कि ये काला है और ये ब्राउन है और ये वो है, हमारे यहाँ कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, ये जो है ना वो दूसरी, ये रेसिज्म नहीं है, ये भी रेसिज्म, ठीक है। हम जो है ना वो मजहबी तौर पे हमारे वो फ़िरके बने हुए हैं, ठीक है, कि जी ये सुन्नी है और ये देवबंदी है और बरेलवी है और अहले हदीस है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलते। और ये तो चले एक का मजहबी मामला है, हम इसमें उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन एक पठान है और एक अराई है और एक गुज्जर है और एक जो है ना वो मलिक है और ये जो भी कास्ट है जी, तो राजपूत है, राणा है, कोई, तो इनसे बाहर क्यों नहीं? हम अपने आप को, चाहे मैं पठान हूँ या बलोची हूँ या सिंधी हूँ या मैं राई हूँ या राजपूत हूँ, कोई भी, तो उससे बाहर हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं तो नहीं निकलते ना। बिल्कुल, तो ये रेसिज्म नहीं। ये बात आपकी जैसा बड़ी अच्छी है कि वहाँ पे तो चले वो ब्लैक वाइट और ब्राउन का ये वो चलता है उनके अंदर को चीज़, या एशियन की। हमारे यहाँ तो बरादरियों की बेस पे, मसलक के बेस पे, लसान ज़बान की बेस पे, इलाके की बेस पे, मतलब बहुत ज़्यादा रेसिज्म होता है। डॉक्टर साहब इसके बड़ी आपने ज़बरदस्त मिसाल दी एक, इसी में एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो रेसिज्म है भी ना, तो कम अज़ कम इस तरह से नहीं है कि वो लोग अपना नुकसान करें उसमें, ठीक है, किसी अफ्रीकन के साथ वो बैठ के अगर खाना नहीं खाते तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाता उनका, या उसके साथ वो बस में सफ़र नहीं करते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। हमारे रेसिज्म की वजह से हम अपना ही नुकसान कर लेते। कितने ही जो कि फेसबुक पे आपने देखा होगा, मैं रिश्ते से वाले पे भी देखता लगाता रहता हूँ पोस्ट, तो कितने ही हमारे वालिदैन हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इनकार कर देते हैं कि ये लड़का हमारी कास्ट का नहीं, और उससे पूछा जाए कोई और कमी कोताही कोई चीज़ ना, कुछ नहीं है, नहीं ये हमारी कास्ट का नहीं, हम तो बाहर नहीं करेंगे। तो हम तो यहाँ पे अपने ही मुँह पे इसी रेसिज्म की वजह से कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, और वो कोई फ़र्क भी नहीं होता, और रंग भी वैसा ही है, मज़हब भी वही है, मसलक भी वही है, सब कुछ वही हो के सिर्फ़ और सिर्फ एक वो जो पैदा हो गया किसी दूसरे ख़ानदान में और वो आपके उसमें, और ख़ानदान से भी देखें, आखिरी चीज़ इसी में मैं ये कहता हूँ कि देखें, आप ये कहते हैं कि आपके ख़ानदान में कोई बुरा नहीं है, सारे अच्छे हैं, कहेंगे नहीं। अच्छा, आप ये कहते हैं कि ये जिस ख़ानदान से रिश्ता आया है इसमें सारे बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं, कहेंगे नहीं। और भाई जब आपके ख़ानदान में भी अच्छे बुरे मौजूद हैं, इनके ख़ानदान में भी अच्छे बुरे मौजूद हैं, तो आप अच्छा या बुरा देखें। आप ये क्यों देखते हैं कि जी हमारा जो है ना वो ये वाली तो कास्ट से बाहर नहीं करना, कास्ट से निकल आओ यार, कुछ नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे याद आ गई ऐसी चीज़ है कि अभी गज़ा का मामला चल रहा है, इसराइल और फ़लस्तीन वार चल रही है, इसमें जो अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में एहतजाज हुआ, फिर अभी आज ही खबरें सुन रहा था तो यूरोपियन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर एहतजाज हो रहा था। ये बड़ा हैरानकुन था हमारे लिए। हमारे यहाँ तो ये आम तौर पर इधर तो यही लोगों में ख्यालात पाए जाते थे कि मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक मुसलमान होने की वजह से ये एहतियाज, तो उसकी तो चलो एक लॉजिक समझ भी आती है,
यूरोपीय माशरे के अंदर इतना बड़े लेवल पे जो एहतियाज हुए, और अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के अंदर तो बाकायदा कैंप लगा के वो स्टूडेंट्स बैठ गए, कई कई महीने से एहतियाज चल रहे हैं। हाँ जी। इसको आप किस तनाज़र में देखते हैं, उसकी वजूहत क्या हैं, और इसका कोई असर भी पड़ेगा फ़ैसला साज़दारों पे? जी, इसमें इस तरह से है कि एक तो सबसे पहले हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को कम फरमाए और उनको आज़ादी नसीब फरमाए। जो भी गासबाना कब्ज़े इसराइल ने और दूसरे ममालिक ने उनकी मदद से इसराइल ने किए हुए हैं, उनका तोड़ हो और अल्लाह ताला उनको उनके सुख दे, उनको आज़ादी दे। अच्छा, अब देखें कि इसमें बड़ा एक वो चीज़ आती है कि जी वहाँ एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहे। पहली चीज़ ये आती है। देखें जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, चाहे वो शिया हैं, चाहे सुन्नी है, ईरान है, ये सऊदी है, पाकिस्तान, कोई भी हैं, हम तो पहले दिन से ही सदके दिल से फ़लस्तीन के साथ हैं। ठीक है। अब इसमें जो है ना वो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि इसराइल का कब्ज़ा गासबाना है, सबको पता है। ठीक है। अगर हम एक लम्हे के लिए ये भुला भी दें कि वो मुस्लिम्स हैं, इंसानियत के नाते तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि उनके ऊपर कब्ज़ा हुआ है। सबको पता है कि उनकी ज़मीन थी और उनको आके बसाया गया और फिर कब्ज़ा किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे पहली बात ये दुरुस्त नहीं है कि एहतजाज नहीं हो रहा, एहतजाज चल रहा है, पुरअमन चल रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में मैंने खुद देखा है, कैंप स्टूडेंट ने लगाए हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी है। काम इसलिए नज़र आ रहा है कि देखें वो कोई एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ है, सच नहीं है। हुकूमत का कोई इतना बड़ा रोल, चूँकि हुकूमत तो साथ है ऑलरेडी, अवाम भी साथ है, हम कुछ वो उस तरह से कर नहीं पाते। अब वहाँ पे क्यों ज़्यादा है? वहाँ पे इसलिए ज़्यादा है कि वो लोग इसराइल के साथ दे रहे हैं, यानी उनका एक किस्म का जो है ना वो गलत डिसीजन हुकूमतों का है, वो जो अवाम है उसको नज़र आ रहा है। पहले उसको एक जैसे कहते हैं ना आंखों पे पट्टी बांध रखी थी उन्होंने कि जी ये तो वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब सोशल मीडिया की वजह से ख़ास तौर पे, जैसे मीडिया से जो दिखाया जाता था आवाम की नज़रों में वो और था। अब जैसे ही सोशल मीडिया आया है ना, तो इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं ना वो उस तरह नहीं दिखा पाते। बहुत कुछ ऐसा है कि जो बिल्कुल वो खुल के सामने आ जाता है। तो अब जब ये सोशल मीडिया आम हुआ है तो वहाँ की आवाम को वो सच पता चले हैं जो पहले पता नहीं थी। जब वो सच पता चले हैं तो उन्हें पता चल गया है कि गासिब कौन है, जालिम कौन है, जालिम की जो मतलब जुल्म है वो किस वजह से हो रहा है, किसके साथ की वजह से हो रहा है। जब उन्हें ये चीज़ पता चल गई है कि हमारे टैक्स के पैसों से हमारे ऊपर लगाने की बजाय इसराइल को असला दिया जा रहा है। अमेरिका जो है ना वो कितना ही ज़्यादा, अगर अमेरिका की हमायत ख़त्म होती है इसराइल कुछ नहीं है, बिल्कुल। वो तो इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उसको कर सकें, कितनी की देर उसको जो है ना वो कर सकें। तो ये जो एहतजाज है ये आवाम की तरफ से एक जागने का है। अब दूसरा आपका पॉइंट ये है कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल इम्पैक्ट होगा और बहुत ज़्यादा होगा। इम्पैक्ट ऐसे नहीं कि अभी एहतजाज करते रहें तो वो हो जाए, इम्पैक्ट होता है इलेक्शंस में। जी ठीक है। अब उनको जो अमेरिका में इस साल आपको पता है इलेक्शंस चल रहे हैं, बल्कि इसको इलेक्शन ईयर कहते हैं कि इस साल जो है ना वो आधी से ज़्यादा आबादी, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा, तो उधर इलेक्शंस चल रहे हैं, इंडिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान में हो गए और अमेरिका में होने हैं ये सारे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट, और भी कई मुल्क हैं जिनके अंदर है, तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा आना है। अब इम्पैक्ट इस हिसाब से है कि नौजवान जो है ना वो अब आ गए बिल्कुल दूसरी साइड पर, कि आप इस मामले में हमारी बात नहीं सुन रहे, जुल्म कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं चीज़ें, तो उनका वोट नहीं जाएगा वहाँ पे। अगर वाकई फेयर इलेक्शन होते तो नहीं हो। ये इम्पैक्ट है कि एक पॉइंट अभी शायद ना हो इतना, क्योंकि लॉबी जो है ना वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका इम्पैक्ट होना है और इलेक्शंस में भी अच्छा सब इलेक्शन में मतलब क्या मतलब जो दोनों पार्टीज़ हैं, क्योंकि उधर तो दो पार्टीज़ ही हैं अमेरिका के अंदर, वो दोनों की दोनों इसराइल को सपोर्ट करती हैं, उनको फंड इसराइली लॉबी ही करती है। अब इसमें यह है कि इम्पैक्ट उस वक़्त होगा जब कोई भी एक बंदा जिसको लग रहा है कि मेरी शिकस्त यकीनी है जी, और मुझे इस लॉबी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं ये वाली जो हिमायत है ना ये लेके देखो। इम्पैक्ट उस वक्त तक नज़र नहीं आएगा जब तक उनको वो लगता है अब बराबर है तो कोई। जब एक जो है ना वो आपको लगेगा ना कि जी इसको अब इस दफ़ा लग रहा है कि जी मेरी नहीं होनी, हिमायत नहीं हो, या इससे मुझे जीत नहीं मिलनी, तो मैंने हार ही जाना है, अगले बंदे ने ये सोचना है, तो फिर क्यों ना ये वाला जो है ना वो हिसाब किताब करके देख लीजिए। ये वो पॉइंट होगा जब फ़र्क पड़ेगा।
ठीक है, कोई भी चीज़ हो ना जिसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, उसमें चेंज रातों रात नहीं आती, उसमें हमेशा चेंज ग्रेजुअली आती है। अमेरिका के अब एक फ्रंट नहीं है जिस पे उसको लड़ना पड़ रहा है। अब सब जानते हैं कि चीन जो है ना वो माशी लेवल के ऊपर, रूस जो है ना वो उसको मुख्तलिफ जंगों और इन हिसाब से और माशी तौर पे भी वो देखा जाए तो उसको कर रहा है। फिर अगर इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखा जाए ना तो ये वाला जो एक इम्पैक्ट है ना इसका कि जी सिर्फ अमेरिका में भी नहीं, यूरोप में भी बहुत सी हुकूमतों के खिलाफ ये वाला जो है ना एहतजाज हो रहा है। और ये एहतजाज एक इंतहाई पॉजिटिव साइन है। वो क्या कहते हैं उसको कि पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, तो ये इस्लाम के साथ हमेशा से ये चीज़ रही है और इंशाल्लाह अभी। आपका क्या ख्याल है, आप फ़लस्तीन और अभी ये इसराइल के जो मामला चल रहा है, अब इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकबिल देखें, हम एज ए मुस्लिम तो हमारी ख्वाहिश तो ये है कि जल्द से जल्द ये मसला और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिले, लेकिन कुछ चीज़ें ना हमारी ख्वाहिश पे नहीं चलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें किसी सेटलमेंट की तरफ जाना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। और अगर हम उस सेटलमेंट की बात करें तो दोनों को थोड़े सेफ़ रास्ते देने पड़ेंगे। सेफ़ रास्ते से मतलब ये है कि इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल ही वहाँ से निकालें ना तो सीधी सी बात है उनके हिसाब से कि फिर वो कहाँ जाएँ, इस पर कोई भी नहीं मानेगा। तो इसका हल तो वही है जो ख़ुद फ़लस्तीनी कहते हैं, दो रियासती हल जिसको कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे और बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं जो शायद दो रियासती हल की तरफ ना जाए। फिर सबसे जो बड़ा मसला आएगा ना वो ये होगा कि फ़लस्तीन को कितना और इसराइल को कितना इलाका जी। और आखिरी पॉइंट इसमें ये भी आएगा कि फ़र्ज़ कर लेते हैं दो रियासतें हो गई, क्या फिर भी अमन हो जाएगा? मेरा ख्याल है नहीं, नज़र तो आता नहीं है, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। ठीक है, ये हक़ व बातिल की लड़ाई है बिल्कुल। और जब एक रियासत ने कब्ज़ा किया है ना तो आप हुकूमती सतह पे उसको कर भी लें, ठीक है, 60-70 लाख एक तरफ हैं, 60-70 लाख से ज़्यादा शायद दूसरी तरफ हैं, तो इसमें फ़लस्तीनियों में भी वो रहेंगे जिन्होंने जद्दोजहद करनी है कि हमारा अपना जो सारा हिस्सा है हमें वापस मिले, और जो यहूदी हैं उनके अंदर भी रहेंगे जिसको हम कहेंगे कि जी उनके हिसाब से वो अब कंजर्वेटिव हमारे हिसाब से शरपसंद कह लें, मुस्लिम्स में वो शरपसंद कहेंगे, हम उनको फाइटर्स कहेंगे, जिहादी कहेंगे। तो अब ये जो चीज़ है ना ये रहनी है कि अगर हम अपने जो हदीस शरीफ हैं और उनका वो करें तो ये पॉइंट तो रहना है। डॉक्टर साहब, हम यूरोपीय माशरे को डिस्कस कर रहे थे, उस तरह थोड़ा सा वापस आते हैं। यूरोपियन माशरे के अंदर एक और चीज़ देखी है कि फेमिनिज़म आ गया, उसके बाद उसके बहुत सारे नतीजे निकलते हैं। एक तो नतीजा ये निकला है कि ख़वातीन कैरियर ओरिएंटेड हो गई और उनकी शादी के हवाले से वो इतनी सेंसिटिव नहीं है जितना मशरक़ी माशरा होता है। अब उसके असरात हमारे माशरे पे भी पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। आपके ख़्याल में बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने दूसरी गिनवाई यूरोपीय माशरे की, क्या हमें इस चीज़ में भी हमें उनको फॉलो करना चाहिए या हमारी ख़वातीन को? देखें, हम एक दीनी इदारे में बैठे हैं, यहाँ पे एक हदीस शरीफ है जिसका कुछ मफ़हूम मेरे ज़हन में थोड़ा सा आ रहा है, आप शायद उसको बेहतर एलेबोरेट कर सकें या बाद में उसका देख के कर सकें। वो ये है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से बनता है कि जो पहली कौमें हैं ना वो जिस रास्ते से जाएंगी ना तो मुस्लिम्स भी उनके पीछे पीछे जो है ना उसी रास्ते पे चलेंगे। तो चाहे जो है ना वो एक बिल में या किसी उसके कोड में जाके घुसेंगे ना तो ये भी पीछे पीछे उसके घुस जाएंगे, ठीक है। तो वो सहाबा किराम ने सवाल किया कि क्या वो यहूद व नसारा हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात में जवाब दिया कि जी वही। अब उसमें यह है कि वो कुछ तजर्बात करते रहते हैं और उन तजर्बात के हिसाब से फिर एक अमल पैदा होता है, उसका रद्द अमल होता है। हम उनसे ना 20-30 साल पीछे हैं, जिस रास्ते से जिस हिसाब से वो जा रहे हैं हम एग्जैक्टली उनके पीछे पीछे उसी रास्ते से जो है ना जा रहे हैं, और जो नुकसानात उन्होंने उठाए हैं जब तक हम वो नुकसानात ना उठा लें हम भी उसी हिसाब में ही लगे हुए। अच्छा, अब इसमें इसको अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें ना, हिस्ट्री में आप जाते हैं तो ये चीज़ जो स्टार्ट होती है ना, ये स्टार्ट होती है उनके जिसको हम कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल जो एक एरा स्टार्ट हुआ। जब उनकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी तो उन्होंने कहा कि जी हमारी आबादी का आधा हिस्सा तो घर में बैठा है, हमें तो लेबर चाहिए, तो क्यों ना इसको काम पे लगाया जाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरा जो आया रेवोल्यूशन का,
उसके बाद अब जब ये उन्होंने लगाया ना, तो ख़वातीन जब घर से बाहर काम ख़वातीन पहले भी करती थी खेतों में, लेकिन वो अपने अपने ख़ानदान में रह के होता था। जब उससे बाहर निकलें तो उसके बाद फिर अगली चीज़ ऑटोमेटिकली आती है कि आप इनको एजुकेशन दी चाहे इनको जो है ना वो आप करें, मतलब ज़्यादा तालीम दें, इनको हकूक़ दें, चीज़ें जो वो हकूक़ जो उनके नहीं बनते वो भी उनको दें। प्रोडक्शन करते करते उनको बहुत ज़्यादा हकूक़ दे दिए गए। उससे क्या हुआ कि जैसे शादी है टूटती है जी, आधा माल आपको देना होगा, चाहे उसने कमाया है चाहे नहीं कमाया, और भी बहुत सारे उनको राइट तलाक का हक और ये इतनी चीज़ें दे दी गई कि अब वहाँ का नौजवान तलाक उससे शादी से ही भागता है, शादियाँ नहीं हो रही। ठीक है, सर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि यही चीज़ अब इंडिया में भी फॉलो की गई है। हाँ जी। और इंडिया में पिछले साल मैंने देखा कि ये 8 मार्च होता है यौम ख़वातीन, उस मौके पे बाकायदा मर्दों की हकूक़ की तंजीमें बनी हुई हैं और उन्होंने मैरिज स्ट्राइक के नाम से बाकायदा ट्रेंड चलाया, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहे थे मैरिज स्ट्राइक। वो मैरिज का कंप्लीट बाइकाट करना चाह रहे हैं क्योंकि कानून साजी इतनी हो चुकी है एक तरफा जिन्स की बुनियाद पर कि मर्द अब शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहता। जी, इसी को मैं थोड़ा सा जस्ट कंटिन्यू करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ हुई ना, अब इससे क्या हुआ कि ये शादी से सारे भागने लगे, वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई। अब अगली चीज़ क्या हो रही है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये वापस जाएंगे। अब यूरोप में अगर आप देखें, जिस मुल्क का मर्ज़ी आप उठा के देखें, उनकी आबादी नेगेटिव में जा रही है। जी, जापान को आप देख लें, कोरिया को देख लें, आप फ्रांस को देख लें, और इटली में तो हज़ारों गाँव जो है ना वो आपको पता है खाली हो चुके हैं इस वजह से। ये क्या है, ये यही है कि जब आप जो ख़वातीन का असल चीज़ थी कि घर में संभालते थे और बच्चों की पैदाइश के लिए कुदरत ने उनको एक बिल्कुल हर चीज़ से आज़ाद करके रखा हुआ था। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ख़वातीन जब करियर ओरिएंटेड हो रही हैं ना, शादियाँ लेट हो रही हैं, उनकी उस तरफ तवज्जो ही नहीं है, बच्चों की तादाद कम से कम होती जा रही। अब कहा जा रहा था कि फ़लाँ 2050 तक आबादी जो है ना इधर पहुँच जाएगी। 1 या 2 साल के बाद आबादी नेगेटिव में बहुत सारे ममालिक की जाना शुरू हो गई है और दुनिया की आबादी भी नेगेटिव में जा रही है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक पॉइंट ऐसा आना है कि जी ये वापस अपने ओरिजिनल की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे मैं बताता हूँ। अब देखें, इसी बेस पे कहा था कि आधी आबादी घर बैठी है, मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, यही चीज़ थी ना। अब मुख्तलिफ़ ममालिक में, फ़्रांस में भी, इटली में भी, बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो आपको मिलता है कि आपने जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, औरत को तो छुट्टी मिलती ही है, मर्द को भी मिलती है ऐसी। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो क्या हुआ, लेबर तो फिर कम हो रही है, और ये छुट्टी महीनों में होती है, दिनों में नहीं, महीनों में होती है। कई महीनों की छुट्टी मर्द को भी मिल गई, औरत बच्चे पैदा करें। कई अमेरिकन स्टेट्स में भी ये पैटर्नल लीव का बिल्कुल है। ठीक है, यूरोप में अब काफ़ी जगहों पे जो है ना वो इसका वो हो रहा है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है इसी भी हिसाब से कि जी आप बच्चे पैदा करें, आपको ये मिले। एट द एंड इन्होंने क्या सोचना है कि यार ये ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो इसकी बजाय क्या किया जाए कि ख़वातीन को जो उनकी चीज़ थी इससे हटा दिया जाए जैसे पहले था, और ख़वातीन घरों में ही रहें, मर्द जो है ना वो उसके काम करें। और ये चीज़ एट द एंड उन्होंने आना है। अब हम 30 साल पीछे हैं, अब 30 साल पहले उनके यहाँ जो चीज़ चल रही थी ना, हमारे यहाँ पे अभी वो चल रहा है। अब वो उसका उल्टा हो रहे हैं, हमारे यहाँ अभी स्टार्ट हो रहे हैं, अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी भी वही चीज़ की आबादी कम करें, आबादी जो है ना वो इस तरह वो ख़वातीन को जो है जॉब्स में लेके आए, मुल्क की तरक्की इससे होगी। वो जो नारे वहाँ 30 साल पहले लगते थे ना, वो नारे अभी यहाँ लग रहे हैं, और अब वो बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। अब वो कहते हैं कि भाई बच्चे पैदा करने के लिए इनको सहूलियात दो, हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग करो, बच्चे कम हों, वो कहते हैं ज़्यादा करो। हर बच्चा पैदा करने, वो पहले होता था कि जी बच्चे आप पैदा करेंगे तो हुकूमती की चीन की तरफ से जैसे वो पाबंदियाँ लगी हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, बच्चे पैदा करो, ये लो पैसे, ये लो छुट्टियाँ, ये क्यों, क्योंकि आबादी उनकी नेगेटिव में जा रही है। और ये जो आबादी अभी भी छुपाया जा रहा है कि उनकी जो आबादी आपको लग रहा है ना, उसमें एक स्टडी थी जब मैं फ्रांस में था, तो वो उसके ऊपर वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी। उन्होंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया था, आबादी और वो आबादी जो फ्रेंच नेटिव्स हैं। अच्छा, फ्रेंच नेटिव्स आई थिंक 4थी या 5वीं जनरेशन पीछे तक, यानी शुरू से वो फ्रेंच ही हैं वो। और दूसरी तरफ उन्होंने वो रखा था कि जिनको फ्रेंच नेशनैलिटी मिली, चाहे 3 जनरेशन पीछे मिली या 2 जनरेशन पीछे मिली, अब वो फ्रेंच नेशनल तो हैं लेकिन एक्चुअली तो इमिग्रेंट्स हैं ना। फ्रेंच नेशनल तो नेशनैलिटी तो आपने दी है, ठीक है, जिसको वो एथनिक ग्रुप कहते हैं ना, तो एथनिक ग्रुप वो फ्रेंच तो नहीं, कोई अल्जीरिया से आ रहा है, नाइजीरिया से आ रहा है,
तो मुस्लिम जो फैमिलीज बेशक बाय नाम ही मुस्लिम हैं लेकिन मुस्लिम्स हैं, तो उनके यहाँ तो 8-8 बच्चे, वो जो पैसा वो देते हैं वो तो उनको मिल रहा है। फ्रेंच तो अभी भी भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि वो जो ख़वातीन हैं जब उनको आप करियर पे लगा देंगे, वो काम जो उनका नहीं है उसमें खपा देंगे। मैं जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ख़वातीन की उनको करियर, तालीम, चीज़ें, हर चीज़ होनी चाहिए, इसका राइट है, लेकिन उसकी वजह से सब कुछ छोड़ देना कि सिर्फ़ और सिर्फ उसके पीछे भागना, ये दुरुस्त नहीं। ख़तीब साहब जो है ना, ख़तीब अहमद ने जो बात की थी कि उन्होंने किसी सूरत में ये नहीं कहा कि ख़वातीन जॉब ना करें, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि भाई आप 25 साल में आके आपकी जॉब स्टार्ट हुई, मर्द को जब जॉब मिलती है ना तो जैसे ही उसकी पे स्टार्ट होती है वो पहला काम यही सोचता है कि बस अब मैं जल्दी से शादी की तरफ जाऊँ। तो ख़तीब अहमद ने यही चीज़ जो है ना वो कही कि 25 साल में आपको जॉब मिलती है, अब ये ना कहें कि मैंने 10 साल अभी वेट करना है, 10 साल वेट करने के बजाय फ़ौरन शादी की तरफ जाए। लेकिन वो शादी की तरफ क्यों नहीं जा सकती? रीज़न है, बड़ी अहम रीज़न है। रीज़न ये है कि देखिए मर्द है, मर्द को जॉब मिली, वो उसने शादी कर ली, अब बच्चे होते हैं, कुछ भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़वातीन हैं, उन्होंने जॉब स्टार्ट की, शादी कर ली, बच्चे हुए, अब प्रेगनेंसी है या बच्चे का शुरू में विलादत है, उस सूरत में वैसे वो जॉब नहीं कर सकती हैं, वो जो अर्ली कैरियर है वो नहीं कर सकती, एक नेचुरल चीज़ है। तो इसी चीज़ को सोचते हुए फिर वो ये कहती हैं कि नहीं अभी मेरे कैरियर का स्टार्ट है, मुझे कैरियर पे देना। अब कैरियर स्टार्ट हुआ, आगे कुछ टाइम गुजरा, लाजमी सी बात है जैसे जैसे आप कैरियर में आगे बढ़ते हैं आपको टाइम ज़्यादा देना होता है। वो पुरानी बातें थी कि जी आप मैट्रिक कर लें उसके बाद तालीम कोई नहीं, कोई ख़ास है, वो ऐसे कहानियाँ ही थी। मैट्रिक एफएससी आई, फिर और ज़्यादा पढ़ लेंगे, एफएससी के बाद कोई वो नहीं। तो एग्जैक्टली कैरियर में भी यही है, आप जैसे आगे बढ़ते हैं आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और वो जो ज़्यादा है ना उसमें फिर आप ऐसे खपते हैं कि वो लेट होते 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 35-40 साल की उम्र हो जाती है, और उसके बाद फिर मसाइल जो है ना वो आते हैं। तो इसी चीज़ में ये एक नेचुरल मसाइल हैं, जब वो इस तरफ आएंगी और कैरियर ओरिएंटेड होंगी तो उसमें फिर थोड़ा सा मसला। डॉक्टर साहब अभी तो हमारे यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड, मैं अभी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली, हमारी जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे जो जदीद तलीम इदारों से पढ़ती हैं उनका तो अभी इस तरफ रुझान बढ़ रहा है। मतलब अभी आप देखें कि जॉब के हवाले से भी जगह जगह डे केयर सेंटर खुल रहे हैं। मैंने आपकी एक पोस्ट भी देखी थी डे केयर सेंटर के हवाले से। तो आप मतलब क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसी ख़वातीन को भी, और ख़ास तौर पर आजकल के जो नौजवान शोहर हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी बीवियाँ जॉब करें। देखें जिस तरह के हालात हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये इंटरलिंक्ड है। अगर हम कहें कि हम ऐसे जो है ना वो एक चुटकी बजाएंगे और ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो नहीं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। लिंक्ड किस हिसाब से हैं कि हमने असल में ना अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको बहुत बढ़ा लिया। मेरे पास एक गाड़ी है, इससे बड़ी वाली गाड़ी हो, मेरे पास जो है ना ये वाला किराए का घर है, मेरे पास अपना ज़ाती घर हो, मेरा घर है ज़ाती 3 मरले का है, मेरे पास 10 का हो। अगर हम इस तरह की ख्वाहिशात को बढ़ाते जाएंगे ना तो कभी भी हमारी वो जो पे है या आमदन है ना वो हम पे पूरी नहीं हो सकती। अब जब हम ख्वाहिशात ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ना तो मर्द भी वो जो बोझ है ना वो औरतों पे ज़्यादा लाद देते हैं। फिर वो तो मतलब मैं उन मर्दों से कहूँगा, उसमें तो बेचारी ख़वातीन का कोई कसूर नहीं है, उसमें मर्दों से ये कहूँगा कि वो अपनी सोच को तब्दील करें। देखें खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती, पैसा ज़रूरी है लेकिन खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती। आप खपा देते हैं, बच्चे रुल गए आपके डे केयर्स में कर रहे हैं, डे केयर में कभी जाके बच्चों की हालत तो देखें कि वो मैंने देखा है, कई दफ़ा मैंने जाके देखा है कि बच्चे बेचारे, उसमें कई बच्चे हैं जो गुमसुम बैठे हैं। अब एक बच्चा माँ के साथ है, वो हंस रहा है, खेल रहा है, खिलखा। आप जाके कभी कोई भी जो बंदा है ना उसका मैं कहूँगा कि अगर आपने अपनी बीवी से जॉब करवानी है ज़बरदस्ती, और वो भी बेचारी नहीं चाह रही है, और आप ज़बरदस्ती जॉब करवाना चाहते हैं और बच्चों को कहते हैं कि जी डे केयर में छोड़ दें, एक दफ़ा सिर्फ जाके डे केयर में एक दिन गुजार लें। आप सिर्फ एक दिन बच्चों को ऑब्ज़र्व करें, आप सिर्फ एक दफ़ा देखें, आप ख़ुद से कहेंगे कि यार बेशक जितनी मर्ज़ी उनकी केयर हो रही, माँ वाली केयर नहीं हो सकती। माँ के अंदर जो मोहब्बत है यार, बच्चा उसको देख के जो हंसता है, मुस्कुराता है, खिलता है, उसकी सोच चीज़ें डेवलप होती हैं, वो डे केयर में नहीं हो सकती। बेशक वो प्रोफेशनल तरीके से कर रहे थे, प्रोफेशनलिज्म और माँ की जो मोहब्बत है ना, आप उसको किसी सूरत में वो कर ही नहीं सकते, वो चीज़ उसको। डॉक्टर साहब जॉब तो स्टार्ट होती है तलीम के बाद,
अब देखें, जैसे हम अभी पीएचडी के बारे में बात कर रहे थे कि अब तो नॉर्मल बन गया पीएचडी करना। अब जब आप पीएचडी करेंगे तो 30 साल के करीब करीब तो आपकी उम्र हो जाएगी, हो जाती है। और अगर आपने उसके बाद जॉब करनी है हाँ। तो जाहिर सी बात है फिर वो आप उम्र के भी उस हिस्से में चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर इंसान सोचता है कि अगर मैंने 30 साल लगाए हैं एजुकेशन के लिए तो फिर मुझे उसका कुछ फ़ायदा भी उठाना चाहिए। हाँ जी। तो वो फिर इस वाले से भी जॉब को परसू करती हैं। जितना एजुकेशन आपकी ज़्यादा होगी तो वो फिर जॉब को हवाले से भी उतना ही सेंसिटिव होते हैं। जी, इसमें जो चीज़ मैं अक्सर अपनी पोस्ट में भी कहता हूँ कि देखें 18 ईयर या 19-20 ईयर के बाद ना ख़वातीन को ख़ास तौर पे ये देखना चाहिए कि कोई भी रिश्ता आए ना उसको एक दफ़ा देखें ज़रूर। ठीक है, मेरा अपना जो रिश्ता हुआ उसके बाद मेरी मिसेस जस्ट 20 के करीब थी और आज वो एमफिल कर चुकी। मैंने उनका सपोर्ट किया, उनकी एजुकेशन जो है ना वो कंप्लीट करवाई, और अभी भी अगर पीएचडी का आगे होता है तो हो सकता है हम मिलके अगर कोई डिसीजन लेते हैं वो पीएचडी भी कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि आपकी एजुकेशन रुक जाएगी। आप अगर कोई एक ऐसा आपको ख़ावंद मिलता है जो सपोर्टिंग है इस हवाले से तो एजुकेशन रुकती नहीं। बीच में वक्फे आएंगे, बच्चा हो गया है, अभी बच्चे को छोटा है नहीं कर सकता तो आप उसको थोड़ी देर वक्फा दे दें। यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए सेमेस्टर फ्रीजिंग की ऑप्शन दे देते हैं, सेमेस्टर फ्रीज करवा लें आगे, अब अगले में कर। यानी वो चीज़ ये है कि उस टाइम होता क्या है, होता ये है कि अभी एफएससी हुई है जी और बीएससी हुई है, अभी तो एज ही क्या है 22 साल 23 जी, एज ही क्या है भाई। नहीं, आप कोई रिश्ता आया है 21 है 22 है 20 है, एक दफ़ा ज़रूर देखें। आपने शादी नहीं करनी कोई मसला नहीं, 1 साल रुक जाएं, एंगेजमेंट भी तो चल सकती है, निकाह भी तो चल सकता है। ठीक है, आप उसको जो है ना वो देखें ज़रूर, डिस्कशन में आएँ। अब वो जो रिश्ता हो गया, अब तालीम का एक पॉइंट बीएस हो गई, लेट्स बीएस ऑनर्स हो गई है, आप उसके बाद सोचें, कर लें डिस्कशन। हाँ जी, उसके बाद आप उसको करें। ये ना हो कि आप कहें कि अभी तो मैंने करना ही नहीं। अब जब ये पॉइंट आता है ना, ये ख़तरनाक है। इसके जो आते हैं उनको नताज भुगतने पड़ते हैं। तो जो कोई गुजारिश हमारी होती है वो यही है, एजुकेशन आप लें, जब जितने तक लेना चाहती हैं लें, मर्दों के लिए भी यही है। लेकिन जहाँ पे कोई एक अच्छा रिश्ता मिलता है, एक अच्छी ऑप्शन मिलती है ना, उनके साथ डिस्कस करें। आपको नहीं मिलता कोई मसला नहीं, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देना वो नहीं। यहाँ पे मैं एक बॉयज़ से भी चीज़ कहना चाहता हूँ। अक्सर होता यह है कि वो जब तालीम की तरफ आते हैं ना और वो पीएचडी की तरफ जाते हैं, अब वैसे रुझान बहुत कम है लड़कों का, एमफिल तक, बल्कि बीएस ऑनर्स तक है। एमफिल में हमारे पास जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की रेशो में देखता हूँ तो वहाँ पे लड़कों की तादाद इंतहाई कम हो जाती है। मेरा ख्याल ये कोरोना के बाद कम हुई है। कोरोना के बाद बिल्कुल, उससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। बीए एमफिल में भी लड़के कम हैं, अच्छा, और पीएचडी में ना होने के बराबर है। अब ये इसके दो वजूहात हो सकती। कुछ तो ये हैं कि एमफिल में और पीएचडी में जो हमारे यहाँ के लड़के हैं वो बाहर जा रहे हैं, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं वो बाहर जा रहे हैं। लड़कियों को वो जाने नहीं देते, इस पर हम अलग बात करेंगे कि उनके लिए क्या मसाइल हैं या जाना चाहिए कि नहीं, जाने नहीं देते। तो इसलिए फिर वो जो उनका है ना लड़कों का, वो बहुत कम ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप तालीम ले रहे हैं लें। लड़कों के लिए जॉब करना या कमाई करना, आमदन ऑब्लिगेटरी मस्ट है, उनके बगैर सर्वाइवल ही नहीं। तो अब आप क्या करें, आपने कोई ना कोई हुनर सीखना है, कुछ भी जो आप कर सकते हैं। और देखें, कोई भी आप कमा रहे हैं ना किसी भी तरीके से, तो उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं। कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कोई बहुत सारा और टेक्नीशियन, मोटर मैकेनिक है, फ्रिज एसी ठीक कर रहा है, सर्विस कर रहा है, ये हो गया, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। किसी भी लिहाज से आप घर से बैठे कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, एकेडमी खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं। इतनी ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप सोच नहीं सकते। तो तालीम ठीक है, ज़रूरी है, आप कंटिन्यू करें। कोई भी तालीम आपकी चल रही, कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखें। आपकी आमदन आपके साथ साथ आनी चाहिए। वो जो आमदन उस वक्त आप कमाना शुरू कर देंगे ना, वो आपको आगे एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगी कि आप बड़ी आसानी के साथ वो सारा कुछ। मैंने एफएससी के बाद से कमाना शुरू कर दिया था। मैंने दुकान भी चलाई है, मैंने एक स्कूल चलाया है, एकेडमी चलाई हैं, उसके अलावा कई बिज़नेस वगैरह जो है ना उस दौर से ही किए हैं। और वो जो चीज़ थी, ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, ये वो चीज़ें थी कि जो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप अपना खुद कमा रहे हैं। मैं जब बीएस में आया तो पहले सेमेस्टर की और फीस शायद मैंने वाले साहब से ली थी, उससे अगले में मैं गया तो उनसे कहा कि जी बस बरकत के लिए आप मुझे कुछ 400-500 रुपया दे दें। वो मैं संभाल के रखता था। एक थी कि जी इससे बरकत, और वाकई उसे बरकत बड़ी पड़ी रहती।
हौसला रहता था कि ये 500 पढ़े हैं, कहीं पे इमरजेंसी होगी तो वो वाले साहब ने कहा ले लें। मैंने कहा नहीं, मेरी ट्यूशन्स में पढ़ा रहा था, इतनी माशाल्लाह आमदन थी कि मैं भाई को देता था छोटे। तो चीज़ जो है ना वो उसको भी था, वो भी अपना करता था। तो वो जो वाले साहब से मुझे समझने के पैसे मिल के थे बरकत के लिए, मैं भाई को कहता यार कोई शर्ट शर्ट लेनी तो अल्लाह बस वो जो चीज़ मेरे पास पड़े होते थे। यानी हम फजूल खर्ची ना करें तो अपना कमाना शुरू कर दें। और उस वक़्त का ख़र्चा ही हमारा कितना होता, 2000 3000 4000 इतना ही होता था उस साल। तो आप कर सकते हैं, और ये लाजमी लड़कों को करना चाहिए किसी भी लिहाज से। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपके साथ गुफ्तगू तो बहुत मुफीद रही है। तो आपकी पहली पॉडकास्ट थी, इंशाल्लाह आपको दोबारा भी तकलीफ लाजमी देंगे जी। इसमें एक चीज़ करें कि जो मेरा अपना काम भी जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मैं ना एक चीज़ ख़ास तौर पे लोगों से कहना चाहता हूँ, वो है किचन गार्डनिंग के हवाले से जी। एक तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे लोगों के पास जगह नहीं है कि वो ग्रो कर सके। फैसलाबाद में मैं देखता हूँ कि कॉलोनीज बनती हैं, उसमें आधे से ज़्यादा प्लाट खाली पड़े हैं। अब छतों पे कुछ सोलर लगा रहे हैं लेकिन छतें ज़्यादातर खाली पड़ी हैं, ठीक है। और कुछ नहीं तो यार अपने घर की जो ज़रूरत की सब्ज़ी है ना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो आप कर सकते हैं। फिर अपने घर के बाहर ग्रीन बेल्ट है या कोई प्लाट खाली है, तो हम गर्मी रो रहे हैं, उसमें पौधे ही लगा दें। कई प्लाट पड़े हैं वो सालों से खाली पड़े हैं, आप एक पौधा लगा देंगे, किसी नीम का लगा दें, दरेक है, बुकाइन है, कोई और भी ढेर सारे पौधे हैं, सस्ते हैं, ये कोई महंगे नहीं है, 100-150 का आपको पौधा मिल जाता है। वो आप लगा दें, 1 साल के बाद वो देखें कितना बड़ा हो जाए, 6 फुट उसके हो जाता है, 2 साल में 12 फुट हो जाए, और उसकी छाँव इतनी ज़्यादा आपके घर के बाहर। तो वो उस पर करें, इस पर कोई इंशाल्लाह इस पे भी प्रोग्राम रखते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, और आपका वक्त लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मुझे भी खुशी हुई आपके साथ। चाहे फिर मुलाकात। नाज़रीन, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारी गुफ्तगू से। डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह हम आइंदा भी वक्त लेते रहेंगे। आप अपने फ़ीडबैक के बारे में हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।